नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने और क्या है इनके पीछे का एजेंडा, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। बातचीत होगी ग्रामीण रोजगार की नई पहल वीबी जी राम जी, आखिर क्यों हंगामा इस पर है बरपा? क्या महात्मा गांधी के नाम पर हंगामा है, भगवान राम के नाम पर हंगामा है, या योजना बदले जाने के नाम पर हंगामा है? क्या है सियासत, इस पर हम पड़ताल करेंगे। बात होगी कर्नाटक की, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच पर लगाम लगाई गई है। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि इस देश में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन कर्नाटक जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर आम आदमी की बोलती बंद करने की कोशिश की जा रही है। कैसे, हम आपको समझाएंगे और आपको दिखाएंगे पूरी खबर। बात होगी बांग्लादेश की भी, जहां पर लगातार निशाने पर अल्पसंख्यक हैं, यानी कुछ भी हल्ला हंगामा होगा मारे जाएंगे अल्पसंख्यक हिंदू। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ वैश्विक शिखर सम्मेलन में संबोधन। माय आयुष पोर्टल और आयुष मार्क भी लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। संसद सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित। शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में 121%, लोकसभा में 111% रही उत्पादकता। जी राम जी समेत कई महत्वपूर्ण बिल पारित। विकसित भारत जी राम जी योजना पर जारी है सियासी संग्राम। टीएमसी ने सदन के बाहर दिया रात भर धरना। कांग्रेस ने भी कहा जारी रहेगा विरोध। सरकार का दावा ग्रामीण विकास और आमजन के हित में है ये योजना। युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा। शेख हसीना के घर समेत भारत के सहायक उच्चायुक्त के निवास पर हमला। सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी। तो सबसे पहले बात करेंगे विकसित भारत जी राम जी बिल की। ग्रामीण रोजगार की नई पहल है ये, और आखिर इसको लेकर क्यों हंगामा बरपा है? क्योंकि अगर रोजगार को बेहतर किया जा रहा है तो इस पर तो सभी का समर्थन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। संसद के दोनों सदनों में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबी जी राम जी बिल पारित हो गया, लेकिन विपक्ष कंटेंट से ज्यादा महात्मा गांधी के नाम को लेकर आक्रोशित है। लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष का अमर्यादित व्यवहार भी सामने आया। एक बार फिर लोकतंत्र का मर्यादा से खिलवाड़ होते हुए दिखा, जब बिल की प्रतियां फाड़ी गई, आमजन की अवहेलना की गई, आसन की अवहेलना की गई और हाथ में तख्तियां लेकर हंगामा बरपाया गया। यह सारा आरोप विपक्ष पर है, लेकिन विपक्ष के भी अपने तर्क हैं। लोकसभा में जिस वक्त कृषि मंत्री शिवराज चौहान बिल का जवाब दे रहे थे, उस दौरान विपक्ष ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की और वेल में पहुंचकर कागज तक फेंक दिए। कांग्रेस ने बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे जाने की मांग की थी। विपक्ष का आरोप है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम बिल से हटाना सबसे बड़ा अपराध है। कांग्रेस के मुताबिक सरकार का यह कदम ग्रामीण रोजगार योजना को कमजोर करने का प्रयास है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि यह सिर्फ नाम बदलने की नहीं, बल्कि कांग्रेसी विरासत को खत्म करने की बीजेपी की साजिश है। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए सरकार ने कहा कि हम किसी से भेदभाव नहीं करते। बापू हमारी प्रेरणा और श्रद्धा है। पूरा देश हमारे लिए एक है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब इस पर जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि कितनी ही योजनाओं का नाम नेहरू के परिवार पर रखा गया है। राजीव गांधी के नाम पर 55 राज्य सरकार की योजनाओं के नाम रखे गए हैं। 74 सड़कों के नाम राजीव गांधी पर रखे गए हैं। 15 नेशनल पार्क्स नेहरू जी के नाम पर रखे गए हैं। नाम रखने की सनक कांग्रेस की है। तो यह समझने की जरूरत है कि आखिर नया जी राम जी कानून पिछले मनरेगा का जो योजना था, मनरेगा कानून से अलग कैसे है। नए कानून में 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार मिलेगा। मजदूरी का भुगतान हर हफ्ते होगा। रोजगार न मिलने की दशा में बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसके अलावा बुआई कटाई के सीजन में
मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उन 60 दिनों तक रोजगार नहीं मिलेगा, ताकि मजदूरी जो है वो अपने खेतों में सुनिश्चित हो सके जो आम लोग हैं। इतना ही नहीं, गांव को एक संपूर्ण इकाई मानते हुए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, उसके आधारभूत विकास के लिए सारे कार्य अब इस नए कानून के तहत, इस नई योजना के तहत मान्य होंगे। इस योजना का बजट 95 लाख करोड़ से बढ़ाकर 151 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया, जिसमें राज्य का शेयर 10 से 40% होगा। लेकिन इस योजना को लेकर विरोध जारी है और बयानों के तीर चल रहे हैं। टीएमसी ने इस पर अलग तरह का विरोध का अपना रुख अपनाया है और वो विरोध में जुटी हुई है। टीएमसी नेताओं ने रात भर सदन के बाहर धरना दिया, जो सुबह तक जारी रहा। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा के फंड को राज्य सरकार को नहीं दे रही है, जबकि केंद्र का साफ कहना है कि पिछले फंड का यूजर सर्टिफिकेट मिले बगैर अगली किश्त जारी नहीं की जा सकती है। आरोप है कि राज्य सरकार ने या तो फंड की बंदरमाट कर ली या फिर उसको दूसरे मदों में इस्तेमाल कर लिया। आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे सियासत में कौन क्या कह रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार की ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर ही हम रखेंगे अपने राज्य में। प्रियंका गांधी, वो कुछ भी होता है तो कहती है हम अपने राज्य में इसको अपने अलग तरह से चलाएंगे। प्रियंका गांधी का कहना है कि बिल से गरीब लोगों को नुकसान होगा। हड़बड़ी में बिल पास करना अपने आप में संदिग्ध है, यह कहना है प्रियंका गांधी का। जबकि समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने कहा है कि बीजेपी राम जी का नाम प्रयोग करके अपनी नैया पार कर लगाना चाहती है। तो मनीष तिवारी कहते हैं कि जब हम दोबारा सत्ता में वापस लौटेंगे तो मनरेगा को वापस लाएंगे। वहीं सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया है। विपक्ष के हंगामे को लोकतंत्र की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाला बताया है शिवराज सिंह चौहान ने, जबकि निशिकांत दुबे कहते हैं कि विपक्षी सांसदों ने जो किया है इससे शर्मनाक घटना लोकतंत्र में हो नहीं सकती। दिनेश शर्मा बीजेपी से, उन्होंने कहा है कि ये लोग हिंसक हो गए हैं, इन्हें मानसिक इलाज करवाना चाहिए। आप सांसद हैं, ना कि हुल्लड़बाज लड़कों का समूह। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है ये लगातार जारी है। कुछ के आरोप हम आपको सुनवाते भी हैं, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी। सबसे पहले बात कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्या कुछ कहा उन्होंने कहा कि अपनी बातें कहकर भाग जाना बापू के आदर्शों की हत्या है। प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों की बात सुनी और मैं उम्मीद करता था कि ये हमारा जवाब सुनेंगे। माननीय सभापति महोदय, अपनी बात कह के आरोप लगा के भाग जाना, ये भी बापू के सपनों की, आदर्शों की हत्या करना है। ये बापू के आदर्शों की हत्या करना है। बापू हमारे आदर्श है, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारे लिए श्रद्धा है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पंचनिष्ठाओं में महात्मा गांधी के सामाजिक और आर्थिक विचारों को सम्मिलित करने का काम किया है। अगर दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। ये दरिद्र की सेवा ही नारायण की पूजा है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार को इस बिल को लाने में आखिर जल्दबाजी क्या थी। आप आखिरी 2 दिन में 4-5 बिल ले आते हैं, उसके लिए कम समय रखते हैं और फटाफट सब पास करना है, गलत है। ये खुद ही संदिग्ध है, मतलब यही चीज है। वहीं भाजपा नेता निशिकांत दुबे का कहना है कि विपक्ष ने जो किया वो शर्मनाक है। कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी के सांसदों ने जो कुछ भी किया, इससे शर्मनाक घटना लोकतंत्र में हो नहीं सकता। और एक कानून में जो संशोधन है, जो हमारा काम है, उसका एक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है हिंसात्मक हो जाना। तो बापू ने हिंसा सिखाई होगी। कांग्रेसियों के डिक्शनरी में या टीएमसी के डिक्शनरी में, डीएमके के डिक्शनरी में यह है कि बापू हिंसात्मक चीज़ों के लिए भड़काते थे। 8 सांसदों के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है और हम स्पीकर साहब से ये डिमांड करेंगे, अगला आने वाला जो बजट सेशन है
उस बजट सेशन तक इन लोगों को संसद की कार्रवाई से बाहर रखिए। तो निशिकांत दुबे ने 8 सांसदों के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस भी भेजा है, आपने अभी उनको सुना। वहीं टीएमसी नेता डोला सेन का कहना है कि गांधी जी की एक बार फिर हत्या कर दी गई। 30 अक्टूबर 1948 महात्मा गांधी जी को निधन किया गया और अभी कल 18 दिसंबर 2025 महात्मा गांधी जी को फिर एक बार निधन किया गया सदन के अंदर, क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम हटाया गया नारेगा की तरफ से। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और हमारे साथ दुष्यंत नागर जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दुष्यंत नागर जी भी हमारे साथ, जी बिल्कुल हम देख पा रहे हैं। अनिरुद्ध जी बहुत स्वागत है, दुष्यंत जी स्वागत है, विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है, हमारे संपादकीय सलाहकार। और साथ ही साथ इस खबर की शुरुआत विनोद जी हम आपके साथ करेंगे। आपने एक चीज देखा होगा कि दोनों ही पक्ष कह रहा है कि गांधी जी की हत्या हो गई। एक पक्ष कह रहा है कि भाई गांधी जी ने कभी हिंसा नहीं सिखाई थी, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो हिंसा का सहारा लेकर के अहिंसा की बात कर रहे हैं। और वहीं अभी आपने डोला सेन को भी सुना, वो भी कह रही हैं कि भाई ये तो गांधी जी के आदर्शों की हत्या हो गई। कैसे देखते हैं इस पूरे सियासी संग्राम को? निखिल, अपने गांव में जब बात लोग करते हैं तो कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मैं आज तक ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी का मतलब नहीं समझा था, लेकिन इस बार जो आप रिएक्शन देख रहे हैं लोगों के, सांसदों के, और पूरे मनरेगा वर्सेस जी राम जी के पे जो चर्चा हो रही थी, तो एकदम साफ लग रहा था कि ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी विपक्ष ने कैसे इसको, और कांग्रेस पार्टी ने एक अस्तित्व का सवाल बनाया। आप हम गाँव से हैं और उन चीज़ों को आपने देखा होगा कि मनरेगा के स्कीम में जब मैं भी गांव जाता हूं तो मुझे देख के हैरानी होती है कि मिट्टी को वहां पे जेबीसी मशीन से लगा के और ट्रैक्टर से मशीनें काटी जाती है। कई बार मुझे भी हैरान करती है ये चीज़ें, कैसे कैसे हो रहा है। तो वहाँ मजदूर नहीं मिलते तो वो मशीनों से उसका, ये चाहे वो पोखरे का, तालाब का, झीलों का, जहाँ भी आप देखें मनरेगा का वो काम हो रहा है, लेकिन उसमें चलती मशीनें हैं, ट्रैक्टर से उसको किया जाता है। तो एक ये 20 साल पुराने कानून को रिफॉर्म करने की जरूरत थी। तो इस पूरे सदन के 2 दिन के रात दिन भर चलने वाली इस बहस में मैं भी वहां था जी। मैं कभी नहीं देखा कि कोई कंटेंट पे डिस्कस कर रहा है। हर बार आप गांधी को ला रहे हैं, हर बार आप महात्मा गांधी को ला रहे हैं। तो महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता है, इसका सम्मान तो सबको है। हाँ। लेकिन इस देश में क्या भ्रष्टाचार गांधी के नाम पे होता रहे, ये बात कैसे लोगों की हलक में आएगी? आपके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है तो गांधी के नाम पे आप एक और मुद्दा लोगों के सामने में लाना चाहते हैं कि ये बापू का अपमान है। बापू का अपमान इससे नहीं हो रहा है कि इसमें ये लूट है। तो क्या ये लूट में छूट जो है बापू के नाम पे दिया जाए, या इसमें लूट में छूट के रोकथाम के लिए कभी इस पे सरकार की तरफ से तो ये कोशिश होगी? तो ये बात समझ में लोगों को आती है। ये जो इतने घबराए हुए हैं, आप चाहे टीएमसी को देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, डीएमके को देख लीजिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से एक ही रिएक्शन, महात्मा गांधी क्यों आते हैं भाई? तो सीधी सीधी बात है कि उनके पास इसके काट में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वो इसमें सुधार की बात करेंगे तो खुद फंसेंगे जी। ये मनरेगा को जिस तरह से लोगों ने देखा है, लोगों ने अनुभव किया है, खुद मजदूरों ने अनुभव किया है, क्या उसको नहीं लगता है कि इसको एक फेयर, इसमें कोई प्लानिंग होनी चाहिए? इस मनरेगा में उसकी जो जॉब गारंटी की बात है उसको फेयर होनी चाहिए, या सब कुछ एक कुछ ठेकेदारों और कुछ नेताओं के भरोसे उसको छोड़ दिया जाए? ये सारे सवाल, ये जितनी चर्चा करेंगे, इस पे बहस कराएंगे, उतने ही ज्यादा एक्सपोज होंगे, जितना मैं समझ रहा हूं। ठीक है दुष्यंत नागर जी, ये कहा जा रहा है कि भाई जितनी चर्चा कराएंगे उतने एक्सपोज होंगे। दरअसल ये 20 साल पुराना कानून था, 2005 में लाया गया था। अब उस पर परिवर्तन लाना वक्त की जरूरत थी, बहुत बदल गया है ग्रामीण भारत, और जिस तरह से इसमें जो परिवर्तन लेकर आया गया है वो अभूतपूर्व है। पूरी योजना एक तरह से बदल दी गई है, तो नया नाम भी है, इसमें विरोध नहीं करना चाहिए, साथ रहना चाहिए। विनोद जी से मैं ये पूछना चाहता हूं, जितना भी परिवर्तन आज तक किया है पुराने नियम कानूनों में, योजनाओं में, सिर्फ नाम बदला गया है, उसके अलावा कुछ नहीं बदला। आप बताइए क्या आपने बदला है? जो 90% केंद्र की भागीदारी थी
उसको आपने 60% कर दिया। इससे राज्यों की स्थिति पहले ही दयनीय है, उनके पास फंड नहीं 10 से 40% राज्यों की, यानी कि वो 90 जो आप कह रहे हैं वो कई कई जगहों पर 90 रहेगा। सर हाँ, कई जगह रहेगी, लेकिन मूलतः 60-40 का फॉर्मूला हो गया है। राज्यों की स्थिति कैसी है फंड की वो हम सब लोग जानते हैं, जिसका सीधा प्रभाव इस योजना पे पड़ेगा। और मैं विनोद जी से पूछना चाहता हूं, विनोद जी कृपया मुझे उत्तर दे दीजिए। सर अनिरुद्ध जी भारतीय हैं, जनता पार्टी कहती आपके है, उत्तर देने के लिए अनिरुद्ध जी हैं वहां बैठे हुए, जवाब देंगे आप, अब मौका दीजिए उनको। आपसे लूंगा मैं उत्तर, अनिरुद्ध जी बाद में देंगे, पहले प्रश्न मेरा आपसे है। नहीं है, इसके लिए कॉम्पिटेंट हैं अनिरुद्ध जी, खुद देंगे जवाब। चलिए अपने सवाल तो रखिए आप दिला सर, दीजिए, कोई बात सवाल नहीं। तो रखिए सर। प्रश्न ही नहीं रखने दे रहे विनोद नहीं जी। रखिए। देखिए मेरा अनिरुद्ध जी से प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरदार पटेल लौह पुरुष को और बापू को, महात्मा गांधी जी को आदर्श चरित्र के रूप में मानती है। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर इनके नेता इन दोनों महान नेताओं के विषय में अच्छी बातें करते हैं। अब दो नेताओं के नाम पे अहमदाबाद में एक स्टेडियम था, आदरणीय लौह पुरुष जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे, उसका नाम चेंज कर दिया। बापू के नाम पर मनरेगा, जिसका यूनाइटेड नेशन के असेंबली में, जनरल असेंबली में जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई, दुनिया ने माना कि ये दुनिया में मानव सभ्यता में आज तक की सबसे बड़ी कैश ट्रांसफर की स्कीम है, उससे आपने बापू का नाम हटा दिया। तो ये परिलक्षित होता है कि स्वाधीनता से जुड़े जो हीरो हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा करती है, सच्ची श्रद्धा नहीं है। सर नाम बदलने का तो कोई पहली बार ऐसा तो है नहीं, बहुत सारा नाम आप लोग भी बदल दिया करते थे। सब बापू तो का नाम इसमें कौन सा बदला? मेरा जो कांग्रेस ने मूल मुझे प्रश्न बता है, दीजिए। मेरा जो मूल प्रश्न है कौन सा सर नाम बदला? दुष्यंत सर, TMC ने वो बता मेरा जो दीजिए। जी बापू के नाम पे कांग्रेस अथवा टीएमसी या समाजवादी नहीं बापू के नाम पर तो पार्टी नहीं, गांधी जी के नाम को तो अब मैं देखिए मैं कहूंगा तो आपको खराब लगेगा। ये बात बीजेपी के लोग कहें तो ठीक है, लेकिन दरअसल बापू के नाम को, गांधी जी के नाम को आप जो गांधी परिवार वर्तमान है उनके साथ जोड़कर चल रहे हैं, शायद इसलिए ज्यादा आहत है। अदरवाइज मैं आपको एक लंबी फहरिस्त दे सकता हूं उन राज्य सरकारों में भी जहां पर दीनदयाल उपाध्याय के नाम से योजनाएं थी, आपने बदल करके उसको दूसरे नामों से इंदिरा गांधी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर कर दिया। तो जो है ये इतना आहत होने की मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप आहत ज्यादा इस बात पर हैं कि इस योजना में परिवर्तन किया गया है, 100 से ज्यादा 125 दिन का अब रोजगार मिल जाएगा। अब अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो भत्ता मिलेगा। इन चीजों से आहत है, इन चीजों को लेकर बदलना चाहते हैं, नाम ही केवल है। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, आदरणीय विनोद जी ने बात कही कि भाई मशीनों के द्वारा तालाबों का निर्माण हो रहा था। अब जब आपने अधोसंरचना के निर्माण को मनरेगा में शामिल किया है तो मशीनों का इस्तेमाल तो अब होगा। अब तो जो श्रम करने वाले श्रमिक हैं उनकी संख्या घट जाएगी। जब आप बुनियादी क्षेत्र के निर्माण के विकास के लिए इस योजना को लेके आ रहे हैं, जब वहां पे आप आरसीसी के रोड बनाएंगे, आप अन्य रोड बनाएंगे। अच्छा, आपका तर्क भी भाई साहब गजब रहता है। मैं सोच रहा हूं अब ये बताइए कि अगर किसी भी चीज का एम्बिट बढ़ जाएगा, अगर उसमें अब आप रिटेनिंग वॉल भी बनाएंगे, आप आरसीसी रोड भी बनाएंगे, तो मशीनें तो लगेंगी, लेकिन वो मशीन को ऑपरेट कौन करेगा? या फिर उसके साथ में मजदूरी या और जो कार्य है वो नहीं बनेंगे। अगर एम्बिट बढ़ गया किसी भी काम का, पहले आप 2 काम कराते थे, अब आप 20 काम कराएंगे, तो बढ़ेगा कि घटेगा? ठीक है सर, आपका पॉइंट आया है। मैं इन सब चीजों का जवाब ले लेता हूं अनिरुद्ध जी से। अनिरुद्ध जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई ये जो आप योजना लेकर आए, एक तो सबसे बड़ा आरोप यही है कि उसमें राज्य सरकारों की भागीदारी हो गई है, इसलिए वो आगे नहीं चल पाएगा। ये बात नहीं बताई जा रही कि वो 95,000 करोड़ से उसको 1.51 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, बजट भी बढ़ाया गया है। बहरहाल, दूसरी बात अभी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अब तो इसमें मजदूरों की भागीदारी और कम हो जाएगी। निखिल जी,
बड़ी स्वस्थ चर्चा शुरुआत हुई, लेकिन दुष्यंत जी को या कांग्रेस के किसी भी मित्र या समर्थक को कभी भी इस योजना के लाभ और हानि की चर्चा नहीं करनी है। इनको सिर्फ एक ही चर्चा करनी है कि विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन फॉर ग्रामीण में अगर इनको जोड़ के इसका संक्षिप्त नाम जी राम जी क्यों हो जा रहा। इनको सबसे बड़ी बेचैनी और दर्द इसमें हो रहा है कि महात्मा गांधी जी का नाम रिप्लेस हुआ या नहीं हुआ। इनकी जो योजना थी जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे थी, उसका नाम नरेगा किया गया। क्या कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जी से नफरत थी या सम्मान नहीं करते थे कि जवाहरलाल नेहरू जी का नाम हटा दिया गया? अभी कांग्रेस सेवा दल की टोपी हुआ करती थी 6 साल पहले, गांधी जी के गांधी टोपी हुआ करती, उसको टोपी को बदल के कैप कर दिया। क्या कांग्रेस जो है कांग्रेस सेवा दल की टोपी गांधी से हटा, गांधी टोपी से हटाना क्या गांधी जी का असम्मान करते हैं? 1948 में गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को भंग कर दिया। क्या कांग्रेस ने कहा माना कांग्रेस को भंग किया? देखिए ये तर्क और कुतर्क की बातें होती हैं। इसमें चर्चा ये होनी चाहिए कि जो ये योजना है या कोई भी स्कीम होती है वो समय अनुसार परिस्थिति के अनुसार या तो बदली जाती है, खत्म की जाती है। मनरेगा के आज 2025 का भारत है। निखिल जी, विनोद मिश्रा जी भी, निखिल जी भी, दुष्यंत नागर जी भी, मैं भी, हम लोग गांव के परिवेश को बहुत अच्छे से समझते हैं। गांव के परिवेश में आज हर गांव घर में बिजली आ गई, हर घर को पानी मिल रहा है नल से, वहां पे शौचालय बन चुका है, वहां पे गैस सिलेंडर हो चुके हैं, सड़क बन चुका, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जा चुका है। तो जाहिर सी बात आज की आवश्यकताएं कुछ और हैं। तो उन आवश्यकताओं को देखकर हर स्कीम में परिवर्तन करना चाहिए। भाई कांग्रेस अपने ड्यूरेशन में 1035 बार इस नियम में बदलाव किए मनरेगा में, और 4 बार नाम इसका बदला, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के टाइम कुछ और नाम, राजीव जी के टाइम कुछ और नाम, सोनिया जी के टाइम कुछ और नाम था। और परिस्थितियों के अनुसार उसमें राज्य की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जाहिर सी बात कई लोग चिल्लाचोटी कर रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है। उसमें दो सबसे बड़ी, एक तो करप्शन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं था, ग्राम पंचायत कोई भी जॉब कार्ड बना दे और उनका जॉब कोई आइडेंटिफाई नहीं था, एक प्रीफिक्स जॉब होता था। उसी जॉब के अंतर्गत अगर तालाब खुदवाने का और वहां तालाब की आवश्यकता नहीं है तो मनरेगा का मजदूर को उसी में लगाया जा सकता। खेती किसानी के टाइम पर पता चलता था उनको काम दिया जाएगा। तो जब 125 दिन हो गए, मान ले तमिलनाडु में तालाब की जरूरत है लेकिन अगर वहीं पे बिहार में तालाब की आवश्यकता नहीं है, तो ये जो डिमांड रेज होगा वो ग्राम पंचायत डिमांड रेज करेगी। बायोमेट्रिक होगा, यानी कि सबका आज के टाइम डिजिटल एरा के अंदर करप्शन फ्री होगा, चीजें रॉबस्ट होंगी। अभी प्रॉब्लम आ रही है क्या है कि कई राज्य कह रहे हैं कि हमको फंड रिलीज नहीं हो रहा। जाहिर सी बात, यूजर सर्टिफिकेट, अगर हम किसी को ठेके पे काम देते हैं काम करने के लिए तो हम ये कहते हैं भैया हमारा इतना काम कर दीजिए, उसके बाद जब इसका काम पूरा होगा आप हमें बिल दीजिएगा, हम आपको पैसा देंगे, या जो हम पैसा दिए हैं उससे आपने क्या प्रोक्योरमेंट किया हम आपको आगे का पैसा देंगे। यूजर सर्टिफिकेट राज्य दे नहीं रहे हैं क्योंकि उनके काम में कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं है। दूसरा, मैं 10 सेकंड लूंगा, ये बार बार महात्मा गांधी जी को लेके चिल्ला चोटी करते हैं कांग्रेस के लोग कि नाम बदल दिया गया। मैं थोड़ा सा बस, जितना आंकड़ा अवेलेबल है, बाकी तो गांव और जिले स्तर पर कितनी बार नाम बदला गया है, मैं बस इतना बता दूं कि नेहरू गांधी खानदान पे कितना नाम रखा गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट राजीव जी के नाम 55, इंदिरा जी के नाम 21, नेहरू जी के नाम 22। ट्रॉफी का नाम राजीव जी के नाम 23, इंदिरा जी के नाम 4, नेहरू जी के नाम 2। बिल्डिंग रोड इसका नाम 74 रखा गया नेहरू गांधी परिवार के नाम पे। खेल का अवार्ड 51 नाम रखा गया है। ठीक है सर, कोई नहीं, वो देखिए, मुझे लगता है ये सारा देश जान रहा है। गली सड़कों चौबारों के नाम जो है से बैठ के यही काम कर रहे थे। नहीं ठीक है, वो सबको पता है। बेसिकली नाम चेंज की बात जो आई थी वो, उस पर भी मैंने एक आंकड़ा देने की बात कही थी दुष्यंत जी को कि नाम चेंज आप लोगों ने किया है। बहरहाल इस विषय पर आगे बढ़े और ऋषि कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। ऋषि जी, इससे पहले कि हम आपके पास आए, मुझे कहा जा रहा है कि मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं और इस ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो ये जानना चाहूंगा कि सदन की कार्रवाई, 8 सांसदों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन और बहुत सारी चीजें आपके जिसको कहना चाहिए कि आप उसका आंखों देखा हाल बताएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आएंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं विकसित भारत जी राम जी योजना पर, जिसको लेकर के हंगामा बरपा हुआ है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं और ऋषि कुमार हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषि कुमार, संसद में जिस तरह से इस बिल को लेकर हंगामा हुआ, यह भी कहा जा रहा है जो विपक्षी दल है, चाहे वो टीएमसी या फिर कांग्रेस, कि ये अभी भी इस पर जो विरोध है वो सदन का सत्र भले ही अवसान हो गया हो, लेकिन हमारा विरोध जारी रहेगा। क्या कुछ सियासत वहां उस एंड पर चल रही है, ये भी आप हमको बताएं। और जिस तरह से 8 सांसदों के खिलाफ जो प्रिविलेज मोशन लेकर आया गया है, उसका क्या होगा, कैसे ये आगे बढ़ेगा? देखिए निखिल, जिस तरीके से इस विधेयक को लेकर सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षा दोनों ही सदनों में रखी और एक मनरेगा के बाद जो 20 वर्ष का जो अनुभव रहा, एक ऐसा विश्लेषण निकल कर आया कि इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, गुंजाइश है। और जो तमाम राज्यों के अलग अलग आंकड़े हैं, भ्रष्टाचार के हों या फिर जो फंड है उसका यूज़ न करने के आंकड़े हों, और इस योजना में जो ताजगी रहनी चाहिए थी, जो उसमें गर्माहट रहनी चाहिए थी, यानी कि जो लोग हैं जिनके लिए ये योजना बनी थी, उनके लिए क्या ये योजना साकार रूप से काम कर पा रही थी, तो इसमें अब भारी बदलाव देखने को मिल रहा था कि योजना धरातल पे किस तरीके से एक तरीके से गौड़ हो चुकी है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो इसको एक तरीके से रिवैम्प करने के लिए एक नया विधेयक लाया गया जी। सरकार में जिस तरीके से कोशिशें होती हैं कि जब कोई नई संकल्पना को पुराने के अनुभव के आधार पर आगे बढ़ाते हैं तो चीज़ें उसमें कई बार विस्तारित रूप में जोड़ी जाती हैं। और इसी योजना में यही हुआ कि अब इसको सिर्फ एक छोटे से रोजगार से लेकर नहीं, बल्कि इसमें समस्त जो समग्र ग्रामीण विकास की जो संकल्पना है उसको इसमें शामिल किया गया है। और इसमें बड़ी बात यह है कि 40 और 60 का प्रतिशत का जो राज्यों का जो रेशियो है उसको इसमें शामिल किया गया ताकि राज्यों की भूमिका रहे। और क्योंकि इस योजना में उसे अपने अपने राज्यों में ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाना है, तो उनकी भूमिका जब आर्थिक स्तर पर जुड़ जाएगी तो उसकी जो गंभीरता है योजना की, जो उसकी जो मॉनिटरिंग है वो प्रभावी दिखाई देने की ये सरकार की सोच है। और हम सभी जानते हैं कि 100 से 125 दिन कर दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो आजीविका से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है, और मौसम के आधार पर जो बदलाव है कि उस समय मौसम के हिसाब से अगर मजदूरी की ज़रूरत है तो दी जाए, और अगर उस कृषि क्षेत्र में जो मजदूरी की ज़रूरत है तो इस तरीके से एक समग्र रूप से एक योजना रखी गई। लेकिन सिर्फ विपक्ष के पास एक ही मुद्दा था कि महात्मा गांधी का नाम योजना से क्यों हटाया गया। इसके अलावा विपक्ष ने कोई भी बहुत मजबूत तर्क इस योजना के विरोध में सदन में नहीं रखा, और इसी वजह से इसमें जो गहमा गहमी और हंगामा देखने को मिला वो तर्क आधारित नहीं था, एक विचारधारा आधारित ज़्यादा दिखाई दिया। और इसी वजह से दोनों ही सदनों में जब हंगामा हुआ, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि 8 सांसदों का जो प्रिविलेज मोशन है लाया गया है, निश्चित तौर से लोकसभा अध्यक्ष को इस पर फैसला करना है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पूरे के पूरे लोकसभा सत्र के दौरान कोशिश ये हो रही थी कि हंगामा कम से कम हो, कामकाज आगे बढ़े, लेकिन अंत तो ऐसा हुआ जिसमें कि वैसा ही जो आचरण जो विपक्ष का पूर्व के सत्रों में दिखाई दिया था वो दिखाई इस बार दिया। हालांकि उस समय कोशिश ये रहनी चाहिए थी। अब जैसे कांग्रेस की रणनीति को ही देखें तो कल जो पॉल्यूशन है उसके ऊपर चर्चा लिस्टेड थी, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने ही हंगामा करके उस चर्चा को आगे नहीं बढ़, जो इन्होंने खुद मांग की थी वो आगे ही नहीं कर पाए। अब क्या रणनीति है, क्यों ऐसा किया गया, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस पूरे विधेयक के बिंदुओं पर चर्चा न होकर विचारधारा आधारित चर्चा ज्यादा दिखाई, विचारधारा आधारित चर्चा बार बार रही। और ये भी देखने को मिला कि इस बात को लेकर के जो विपक्ष है वो ज्यादा आहत है कि महात्मा गांधी का नाम बदला क्यों गया। और इसके जो एक तरह से जो सैलिएंट फीचर्स हैं, जो नए एक तरह से जो इसमें बिंदु है, उस पर शायद बात कम हो रही है, जिस पर ज्यादा बात करने की जरूरत है। आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद मिश्रा जी, आपको लगता है कि ये अगर इसका एकांगी तौर पर इसको देखा जा रहा है, जो राजनीतिक दल हैं, ठीक है, उनकी अपनी अपनी सियासत है, लेकिन जनता के बीच में यह भी लाने की जरूरत है कि दरअसल इसमें बदला क्या है? निखिल, बेहतर तो अनिरुद्ध जी बताएंगे कि ये राम जी का विरोध है या बापू के नाम पे सचमुच में इतना भावनात्मक उद्वेलन है।
ये बात तो शायद बेहतर बताएंगे। लेकिन मुझे लगा कि नाम के लेके जो असहजता लोगों ने दिखाई उसमें राम जी के नाम पे भी कुछ थी। बात सिर्फ इतनी है कि जो अभी ऋषि जी बता रहे थे कि अब आप देखिए कि पहले भी ऐसा था, जो 90-10 की बात आप कहते हैं उसमें भी 25 के आसपास वहां एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पड़ते थे। उस समय भी 75-25 ये होता था ऑलमोस्ट, जो सेंटर और स्टेट का ये है इसमें शेयर फंड का। अभी जो 60 और 40 का है, 60 और 40 आप देख रहे हैं 60-40 का, ये आमतौर पे जितने भी सेंट्रल स्कीम है जितना मैं समझता हूं और आमतौर पे 60-40 का ही रेशियो है, जिसमें स्टेट को राज्यों को अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उसमें देना पड़ता है। तो अब सवाल ये है कि इसमें जो राज्य अपनी विपन्नता दिखा रही है, आजादी के आप सोचिए 75 साल के लगभग ये आजाद मुल्क देश है और स्टेट की जब आप फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो क्या आप राज्य इतना भी आज की तारीख में राज्य नहीं है इस काबिल में कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी वहन करे जी। तो ये इतने बड़े सवाल के बीच में आप ये देखिए कि सिंपल सी बात इतनी है कि रोजगार को लेके डेफिनेटली देश में एक लोगों में एक रोजगार का है चिंता। रोजगार कैसे बढ़े ये बात भी जो अर्थशास्त्री हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए भी चुनौती है। तो ये कम से कम सब्र से देखना चाहिए कि जी राम जी में रोजगार देने का जो कॉन्सेप्ट है और उसमें जो हर तबके के हर तरह के लोगों को रोजगार मिलने की एक लगता है कि एक उसमें एक पॉसिबिलिटीज बनाई गई है। ठीक है, क्या राम जी एक तरह से गेम चेंजर होंगे विकसित भारत में? ये देखने के बजाय अगर आप सिर्फ महात्मा गांधी का नाम लेके बात करेंगे तो शायद आप इस विकसित भारत के साथ न्याय तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विकसित भारत की जो बात की जा रही है दुष्यंत जी, तो ये जरूरी है कि जो नीचे स्तर के जो तमाम प्लान्स हैं जहां पर आम लोग जुड़े हुए हैं जिनसे, उसको बदला जाए। तो इसमें अगर चीजों को बेहतर करने की कोशिश हो रही है, तमाम लीकेज था जिसको बंद करने की कोशिश हो रही है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? सर, अगर लीकेज था तो अनिरुद्ध जी सीबीआई जांच कराते, अधिकारियों को जेल भेजते। निखिल जी, में नहीं, लीकेज के तौर तरीकों को अगर बंद कर दिया जाए तो ठीक नहीं है। सुनिए तो अगर लीकेज जैसे आपको पता चल रहा है कि भाई यहां पर इस तरह से लीकेज हो रहा है तो उसको ठीक कर दिया जाए, बेहतर नहीं है कि आप 8 लाख गांवों में जाके सीबीआई जांच करवाएंगे? मनरेगा ने भारतवर्ष के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। अरे कौन कह रहा है नहीं किया है? ये सब कह रहे हैं किया है। 300 से ज्यादा केसेज है सीबीआई के पास मनरेगा को लेकर। सुनिए तो सर, हमने बनवाई है। अरे कहां कौन कह रहा है? उस पर प्रश्न नहीं उठ रहा है सर, आप समझिए चर्चा का विषय ये नहीं है, उस पर प्रश्न कोई नहीं उठा रहा। मुझे लगता है कि अनिरुद्ध जी हैं वो भी उस पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। बात लीकेज की हो रही है तो बात चीजों को बदलने की बात हो रही है, बदलते हुए परिदृश्य की बात है। सर, मैं लीकेज पे भी बात करूंगा, लेकिन गांधी का दर्शन क्या है? ग्राम स्वराज, पंचायती राज, आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे लास्ट लाइन में खड़ा व्यक्ति। ये योजना तीनों का सम्मेलन करती है। ये योजना भारतवर्ष में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना है जिसने गांव गरीब को शक्ति दी। ठीक है, ये जो जी राम जी है आप इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा यही तो मैं कह रहा हूं कि क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जिताऊ योजना लाना चाहती है। कैसे चलिए जल्दी से बताइए सर, समय बहुत कम है, लेकिन कैसे नहीं सुनिए, आप ऐसे संभाषण देकर मत निकल जाइए सर। सुनिए सर, ये ऐसा मंच नहीं है कि आप भाषण देकर निकल। कैसे चुनाव जिताऊ और कैसे 100 से अगर 125 कर दिया तो अब चीजें बदल जाएंगी, खराब हो जाएंगी? आप हमको बताइए। मैंने पूर्व में आपको बताया, मैंने पूर्व में बताया कि किस प्रकार से जो है राज्य का जो हिस्सा है उसमें बढ़ोतरी कर दी है, 40% कर दिया है। कहां 90 टन पहले भी था, 90 टन अभी भी है। 90% की जवाबदारी थी। 90-10 पहले भी था, 90-10 अभी भी है। 90-10 साल पहले भी था, अभी भी है 90-10। अब तो उसको थोड़ा सा बल्कि उसमें कहीं राज्यों में बढ़ाया गया है। बजट तो 95 से बढ़ा के 151 कर दिया। और महाराष्ट्र में इनकी सरकारों ने विभिन्न अन्य मदों का जो धन था, जो दलित पिछड़े ग्रामीणों, ठीक है अनिरुद्ध जी, ये जो लेकर के एक नैरेटिव लेकर आ रहे हैं, कैसे इसका सामना करेंगे? चुनाव जिताऊ योजना लाने वाले लोग। ठीक है सर, आ गई आपकी बात। अनिरुद्ध जी बात आ गई, दुष्यंत जी बात आ गई, अनिरुद्ध जी बोलिए।
निखिल जी, मैं विनोद जी की बात को ही आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, क्योंकि दुष्यंत नागर जी गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन एक ही बात उनके समझ में आ रहा है कि इसमें राम का नाम कैसे आ गया। राम का नाम आने के मतलब मधुमक्खी के हाथ में, मधुमक्खी छत्ते में हाथ डाल देती है कांग्रेस। देखिए, ये लोग स्वस्थ चर्चा नहीं करना चाहते कि इसमें लाभ और हानि क्या है। ये बार बार बात करते हैं कि बापू के आदर्श की परिकल्पना क्या है, बापू के आदर्श क्या है, सिद्धांत क्या है। बापू के आदर्श और सिद्धांत को नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ही आगे लेके जा रही है, क्योंकि बापू का सिद्धांत क्या था? स्वच्छता था। स्वच्छ भारत मिशन में ही बापू के सिद्धांत जिंदा है और आगे एक्सटेंड हो रहे हैं। बापू का सिद्धांत क्या था? सबको, हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी मिले। जल जीवन मिशन से क्या हो रहा है? सबको स्वच्छ पानी मिल रहा है, यही बापू का सिद्धांत था। बापू का सिद्धांत था आत्मनिर्भर भारत। आज के आत्मनिर्भर भारत मिशन क्या है? यही चीज है। बापू का सिद्धांत क्या था? ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल इंडिया क्या है? यही है बापू का मिशन। लेकिन ये लोग बापू के सिद्धांतों पे चलने वाले, मैंने बता दिया, अपनी टोपी इन्होंने बदल दी। आप ये देखिए, मैं बस 10 सेकंड लूंगा। इस योजना, कम से कम दर्शक इस चीज को समझे कि इस योजना से लाभ कितना है उनका। भाई, पहले क्या था कि एक जॉब पूरा डिस्क्राइब हुआ करता था, उसी जॉब में काम करना है। गांव में सपोज करिए तालाब की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनरेगा का पैसा केवल तालाब और खड़ंजा के बिछाने के लिए ही आता था। उसमें जो लेबर काम करेंगे उसी के लिए आएगा। एक बात। अब क्या है कि गांव का जो सरपंच होगा या गांव की जो बॉडी होगी, वो जॉब क्रिएट करेगी। भाई, यहां पे आवश्यकता क्या है? एक चीज। दूसरी चीज, पहले क्या होता था कि मनरेगा में कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठा, कोई व्यक्ति लखनऊ में बैठा, जॉब कार्ड बन गया है, ग्राम सरपंच उसमें फर्जी पैसा निकाल, तमाम इसमें केसेस दर्ज हुए मनरेगा घोटाले में। आज के टाइम क्या होगा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सबका होगा, रेटिना से उसका उसका क्या कहते हैं, चेक होगा। भाई, जब बायोमेट्रिक होगा उसके बाद में सिस्टम इंटीग्रेशन से ये पता चलेगा, एक एआई बेस से, कि पैसा कहां, किस मद में, कौन सा व्यक्ति यहां पे। दरअसल यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन है, बहुत सारे परिवर्तन हैं, लेकिन मुझको लगता है कि ये विरोध के लिए विरोध है। इस पर आगे फिर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये विरोध के लिए विरोध शांत होता है या आगे जारी रहता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, अनिरुद्ध प्रताप सिंह, दुष्यंत नागर जी, विनोद मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया, और ऋषि जी आपका भी शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि कर्नाटक सरकार जो आजादी वाला लोकतंत्र में जिसकी बात वो करती है, आखिर लोगों को चुप कराने के लिए क्या कोई नया कानून ला रही है और इसके क्या मायने हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे जल्द। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं अंकल, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन ना हुआ हो। ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे कर्नाटक के सियासत की और कर्नाटक में लाए गए नए कानून की। कर्नाटक सरकार की आज़ादी वाला कानून है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये बात बार बार कही जा रही थी। बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस का नेतृत्व कहता रहा है, लेकिन कर्नाटक में ये बातें दम तोड़ती हुई नजर आएंगी आपको। कर्नाटक सरकार में एंटी हेट स्पीच बिल पास कराकर 7 साल की सजा का सख्त प्रावधान किया गया है। यानी आप सड़क पर किसी के साथ अभद्रता करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आप पर भले ही कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर किसी की भावना आहत हुई है तो 7 साल के लिए आपका जेल जाना तय है। कर्नाटक में सोशल मीडिया पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि दंगा किया तो जमानत, लेकिन डांटा तो 7 साल की जेल। लोग इसे काला कानून बता रहे हैं। सिद्धारमैया सरकार के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि हाल के दिनों में समाज को ठेस पहुंचाने वाले बयानों में तेजी आई है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो हमें नहीं पता कि इस कानून का क्या असर होगा। देश में अब तक का यह इकलौता कानून है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की भावना पर प्रतिबंध लगाता है।
राज्य सरकार का मानना है कि नफरत भरे बयानों और सांप्रदायिक तनाव पर लगाम लगाने का यह कानून महत्वपूर्ण है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन यह बड़ा सवाल है कि जिस समस्या को सरकार राजनीतिक रूप से डील कर सकती है, उसे कानून बनाकर डील आखिर क्यों करना चाहती है? सरकार के एक्शन पर लोगों की प्रतिक्रिया होती है। सरकार अपीजमेंट करते हुए दिखती है तो लोग प्रतिक्रिया करते हैं। क्या कर्नाटक सरकार लोगों की प्रतिक्रिया को भी हेट स्पीच मानेगी? इसके प्रावधान इतने सख्त हैं कि लोग ये तय नहीं कर पाएंगे कि कब उनकी प्रतिक्रिया हेट स्पीच मान ली जाएगी, और जिसमें दोषी पाए जाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल की कैद हो सकती है। यानी किसी भी सामान्य सजा में कठोर विपक्ष के नेता आर अशोक ये उनका ये कहना है कि ये जो विधेयक का उन्होंने विरोध किया और कहा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधे सीधे कुठाराघात है, उस पर हमला है। विपक्ष नेता वी अशोक का दावा है कि इसमें जमानत का भी कोई प्रावधान नहीं है। इस कानून के मुताबिक पत्रकार भी जेल जा सकते हैं, आम आदमी भी जेल जा सकते हैं, और कोई भी जो सरकार का विरोध करते हुए दिखा और सरकार को अगर ये लगा तो वो उसको हेट स्पीच परिभाषित करते हुए ऐसे व्यक्तियों को जेल भेज सकती है। बीजेपी इसे राजनीतिक हिसाब चुकता करने वाला ब्रह्मास्त्र मानती है। दोष साबित होने से पहले निर्दोष लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सवाल यह है कि संविधान को खतरा सिर्फ चुनाव में ही आखिर क्यों होता है? व्यक्ति की आजादी जहां सेंसर्ड हो और डर का माहौल हो, वहां लोकतंत्र की बात बेमानी लगती है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का कहना है कि ये बिल एक संदेश है कि समाज में भ्रम नहीं फैलाया जा सकता। क्या कह रहे हैं डीके शिव कुमार, आइए सुनाते हैं। Hate bill we have passed in the assembly, it will go to the council. It is a need of hour. You can't express your discussion. It is a right of every individual. You can't hate people. The result, we have brought a law. Always we want to go with peace. I think this bill will send a message to all my friends that you should not create confusion in the society. और भाजपा नेता अरविंद चंद्रकांत बेलाड का आरोप है कि सरकार हेट स्पीच से परेशान नहीं है, दरअसल लोगों की आवाज को वो दबाना चाहती है। This hate speech, if you look at it, it looks, when you go through the bill, it shows as if government is not worried about the hate speech against anyone. It is worried about the voice of the people. It is worried about the dissent against their views. It is worried about the independent views that people have, independent writings what people may have, independent speeches what people may have. वह बीजेपी नेता अश्वत्थ नारायण सीएन का कहना है कि कांग्रेस लोकतंत्र का सम्मान ही नहीं करती। Congress doesn't have any respect for democracy. When one of the ministers made a very insensitive statement against a region, when we are questioning that, we are demanding apology. They took this opportunity without discussion. Such an important bill being passed. They are killing the democracy. They are against the constitution. They are against the rights of the people. और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्योति दफेदार बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और उसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी जुड़े हुए हैं। ज्योति, सबसे पहले आपके पास आएंगे और ये जानना चाहेंगे कि ये इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि हेट स्पीच आखिर है क्या? सरकार जिसको हेट स्पीच मानेगी वही हेट स्पीच माना जाएगा, और कम से कम जब तक जमानत नहीं हो जाती तब तक तो व्यक्ति जेल काट के ही आ जाएगा। यानी कि ये अगर पॉलिटिकल स्कोर चुकता करने की बात हो तो उसका भी एक हथकंडा हो सकता है। क्या इस पर विपक्ष का कहना है और आम लोगों का क्या कहना है? निखिल जी, कल मैं यहाँ पे बेलगावी सुवर्ण सौदा में ही हूँ यहाँ पे, जो कल इस बिल को गृह मंत्री डॉक्टर परमेश्वर जी ने पारित कर रहे थे।
सो इसको अगर ओवरऑल हमने देखे तो यहाँ पे कोई क्राइटेरियाज नहीं है पर्टिकुलरली, वहाँ पे लिखे हैं उस बिल में कि धर्म या जाति निंदन हो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कोई कोर्ट या कोई फैसला नहीं करते। सरकार अगर फैसला किए तो उन्हें सजा मिल सकता है, वो भी जमानत नहीं मिलता है उन्हें, 7 साल तक सजा है और 50,000 तक फाइन है। मैं इससे पहले मैं जाऊं, मैं पहले इस बिल पारित करने के वक्त जो क्या हुआ था बैकग्राउंड में आपको बताना चाहती हूँ। जब डॉक्टर जी परमेश्वर, जो गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर इस बिल को पारित कर रहे थे, उस वक्त कर्नाटका कांग्रेस मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भैरती सुरेश जी ने खड़ा होकर उन्होंने कहा कि कोस्टल साइड का बीजेपी का जो विधायक थे कोस्टल साइड का, उनको कहा कि आप वहां पे आग लगा कर आए हो, यहाँ पे आग मत लगाओ। उस वक्त तो ऑब्वियसली बीजेपी जो विधायक थे और आर अशोक ऑपोजिशन लीडर थे, सब भड़क उठे, आप ऐसे क्यों स्टेटमेंट देते हैं? जो जैसे जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं हेट स्पीच आप पर ही लागू होना चाहिए। उस वक्त जो घमासान हुआ था, वहां पे क्राउड हुआ था, यहाँ पे ये जो लोग नारा लगा रहे थे, उसी वक्त स्पीकर ने इस बिल को पास कर दिए। यहाँ पे मतलब कोई भी चर्चा नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि अगर एक बिल सरकार पेश करता है तो विपक्ष को भी मौका देना चाहिए इस बिल पे बात करने के लिए, क्या प्रोसेस है, क्या कॉन्सेस है, क्या ऐड कर सकते हैं, उनका कोई प्रश्न है तो। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ, स्पीकर यूटी कादर ने जो बिल पास कर दिया, तो उस वक्त जो बीजेपी लीडर्स थे वो गुस्से हो गए। उन्होंने जब अर्जेंट भी हुआ सेशन, उसके बाद इस बिल के बारे में बात हो रही थी, उस वक्त ऑपोजिशन लीडर आर अशोक जी ने खड़े होकर कहा कि आप हमारे साथ बातचीत नहीं किए, चर्चा नहीं किए हैं, सदन समिति के लिए हम ये भेजना चाहते हैं, तो थोड़ा तो वक्त दीजिए, स्पीकर के जो चेंबर में आकर हम बात करते हैं। तो स्पीकर उनको एक मौका दिया, तो सब लोग बीजेपी के जो शासक थे, विधायक थे, वहां पे गए, लेकिन वहां पे कोई मतलब एग्रीमेंट कुछ भी नहीं हुआ। वहां पे बीजेपी शासक का जो डिमांड था सदन समिति को इसको लागू करने का, उन्होंने सदन समिति को दीजिए वैसा एक डिमांड रखे थे स्पीकर के आगे, लेकिन स्पीकर इसको खड़ी तरीके से मना कर दिए, तो वापस आकर बिल को पास कर दिए। उस वक्त जो बीजेपी विधायक थे वो गुस्सा होकर, स्पीकर पे भी गुस्सा होकर वॉकआउट कर दिए। तो ये है इस बिल जब पास हुआ था, बैकग्राउंड ये है, बिना डिस्कशन के ये बिल पास हुआ है। ये एक बीजेपी विधायकों का एक आक्रोश है। जैसे आपने पूछा, बीजेपी विधायक वही कह रही है मीडिया पे भी पाबंदी लगा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारे रिपरकशंस हैं इसके और बिना चर्चा के पारित कर दिया गया है। विनोद जी, किस तरह से आप देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी, इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच वो एक बहुत बड़ा हथियार है लोगों के लिए, और ऐसे में उसको ही उसका गला घोटना, किस तरह से देखते हैं आप इसको? निखिल, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ कि यूपीए के समय में हम आपने देखा था, उस समय में एंटी कम्युनल राइट बिल आया था जी। वो ठीक एंटी कम्युनल राइट बिल को कर्नाटक में उसी मसौदे को उसी रूप में ये लाया गया है, एंटी हेट स्पीच बिल, और इसको पास भी करा लिया गया है। अब सवाल ये है कि सरकार तय करेगी कि हेट क्या है। आप सरकार को आप ये देखिए कि उसमें 11 प्रावधान रखे गए हैं, जो ज्योति बता रही थी जी। उसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, 11 प्रावधान रखे गया है उस पे कि अगर अब उस 11 प्रावधान में सरकार को और उसमें प्रशासनिक अधिकारी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको ये लगता है कि आपका बयान जो आपने सोशल मीडिया पे डाला है वो किसी व्यक्ति और समाज को वो किसी भी रूप में उसको एक तरह से असहज करता है, तो वो हेट स्पीच के इस रूप में आएगा। अब सवाल ये है कि ये कौन सा कानून है, इस तरह का कठोर कानून जो सीधे उस व्यक्ति को 7 साल की सजा सुना दे देगा, कोई जमानत नहीं होगी। मतलब अगर उसने पुलिस ऑफिसर ने तय किया कि ये हेट स्पीच है तो आपकी तुरंत अरेस्टिंग होगी और आपकी कोई जमानत नहीं होगी। उसके बाद आपको आरोप सिद्ध करने होंगे खुद का, और वो आपको 7 साल तो आप मान के चलिए कि आपको कहीं नहीं है जी। तो अब सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को डिफेम करता है, किसी व्यक्ति को मान लीजिए किसी तरह का एक दंगा करता है, पॉकेटमारी करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, तो इस तरह के अपराध को उस थाने से भी वो एक तरह से जमानत पा सकता है। लेकिन आपको अगर पुलिस ने कहा कि आपका वर्जन जो आपने सोशल मीडिया पे डाला है वो हेट स्पीच के कैटेगरी में आता है, तो आपका 7 साल जेल जाना तय होता है। तो क्या ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिसेंट वॉइस, जो डिसेंट वॉइस चाहे वो पत्रकार का होगा, चाहे वहां एक संस्थाओं का होगा,
या वहां आम आदमी का होगा, सरकार कभी भी उस डिसेंट वॉइस को दबा सकती है। जो अशोक कह रहे हैं अपोजिशन के लीडर कि सरकार ने एक तरह से पॉलिटिकल फिक्सअप के लिए एक तरह से ब्रह्मास्त्र अपना लिया है, तो अब ये सवाल तो उन लोगों को पूछना चाहिए जो इलेक्शन के समय में संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में दिखाते हैं और पॉकेट में संविधान रखते हैं। कम से कम संविधान की मर्यादा कर्नाटक में दिखनी चाहिए। ये बात कम से कम आज प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को समझनी चाहिए। जी निश्चित तौर पर, और ये देश की जनता भी देख रही है कि जहां आपका शासन है, जहां आपकी सरकार है, वहां आपका क्या व्यवहार है और बाकी जगहों पर आप क्या कहते हैं, यहां तक कि विदेशों में जाकर आप क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया ज्योति आपका भी और विनोद जी आपका भी। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की कि बांग्लादेश में नफरत की आग आखिर हिंदुओं को निशाने पर क्यों ले लेती है, और फिर एक बार बांग्लादेश सुलग चुका है। पूरे मुल्क में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं रूह कपाने वाली हैं। कट्टरपंथी जमात इंकलाब के मंच के प्रवक्ता और छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और उसके बाद निशाना बंधु को ही बनाया गया है। मौत की खबर आने के बाद ढाका के कारवा बाजार में बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार की इमारत को आधी रात गुस्साई भीड़ ने आग लगा दी। दंगाइयों ने सिर्फ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर को दोबारा आग लगा दी, बल्कि कई संस्थानों को भी उन्होंने निशाना बनाया। 6 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद हादी ने सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था और जैसे ही उनके मौत की खबर यूनुस सरकार ने कंफर्म किया, पूरे मुल्क में आगजनी की घटनाएं तेज हो गई। लेकिन भारत विरोधी कट्टरपंथी जमातों के निशाने पर हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय ही आखिर क्यों आता है, यह हैरान करने वाला। यानी मुल्क में कुछ भी हो, निशाने पर हिंदू आ जाएंगे। बांग्लादेश के मेमन सिंह जिले से एक बेहद दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां भालुका इलाके में एक हिंदू युवक को भीड़ ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मृतक के शव को पेड़ में बांधकर आग लगा दी गई। यह घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ये वारदात भालुका उपजिला के स्क्वायर मास्टर बाडी डुनालिया पारा इलाके में हुई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह इस छात्र आंदोलन का निशाना हिंदू धार्मिक स्थल और समुदाय को निशाना बनाया गया है। तो ये बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ये इस तरह का क्यों, ये जो जब कोई भी घटना हो और उस पर हिंदू आबादी ही आखिर क्यों निशाना बनाया जाता है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। प्रसेनजीत, और इस पर बातचीत करने के लिए दरअसल निश्चित तौर पर ये घटना जो है, ये मैं सौरभ दत्ता को देख पा रहा हूँ। हमारे साथ सौरभ दत्ता जुड़े हुए। सौरभ, स्वागत है आपका। लेकिन ये जो खबर है ये दरअसल दिल दहलाने वाली है। आपसे जानना समझना चाहेंगे, ये जिसको कहते हैं कि कोई भी घटना हो जाए, पक्ष में हो विपक्ष में हो कुछ भी हो, अपना गुस्सा, जिसको कहते हैं कि वहां पर हिंदू समुदाय या जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो पंचिंग बैग की तरह हो गया है कि कोई भी आता है वो हिंदुओं को मारकर चला जाता है। और यूनुस सरकार बार बार इसी बात का दम भरती है कि वो चीजों को ठीक करेगी, वो देख रही है। जी देखिए, जैसे जैसे घटनाएं सामने आ रही है, एक तरफ से तो ये साफ है कि वहाँ पे जो भारतीय संस्कृति की जो चर्चा होती है, वहाँ पे जो हिंदू वहाँ पे है, उसके ऊपर सीधा निशाना साधा जा रहा है। कल ये जो घटना घटी है छायानट क्या है? छायानट में रविंद्र संगीत, नजरुल गीति, इसका चर्चा होता है। वहां पर छायानट कब बना? छायानट बना जब 1960 के दशक में, जब ईस्ट पाकिस्तान था, जब बांग्लादेश हुआ नहीं था, तब जाके कहा गया था कि यहाँ से भारतीय संस्कृति को, रविंद्र संगीत को हटाया जाएगा। तो तब जाके उन्हीं के देशों के बांग्लादेशियों ने ही उन्हीं को रविंद्र संगीत के छायानट को तैयार किया, वहां पे जाके हमला हुआ है। जी जी जी, तो निश्चित तौर पर इस पर मैं आज समय हमारे पास बस इतना ही है। बहुत शुक्रिया सौरभ इस बातचीत के लिए। लेकिन ये देखना जानना जरूरी है कि आखिर इस तरह से बार बार जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो हिंदू समुदाय है, उस पर आखिर हमला क्यों हो रहा है। तो इस वक्त आज के अंक में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।